प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, निर्णय बैच का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने इतना पढ़ा कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, उनके बीच की क्रिया क्या होती है, जिसके आधार पे हम किसी को सजीव कह सकते हैं, किसी को निर्जीव कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस की, जिसमें ये कहा गया कि उपापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं यह सजीवों में पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पे हम किसी को सजीव कह सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक में कुछ न कुछ एक्सेप्शन निकल करके आया था। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हमारे सिलेबस की एक टॉपिक इसमें इंक्लूड है जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे इंक्लूड होने के कारण यह टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह वीडियो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूरा देख के जाएंगे। सिलेबस में नॉमेनक्लेचर रखा गया है और नॉमेनक्लेचर इतना ही आपके हर एक बुक में पढ़ाया गया है, बस एग्जाम्पल के आधार पे कुछ बढ़ा दिया गया है। जो बढ़ाया गया वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ जाएं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्णय बैच से जुड़ने के लिए नीचे दिए गया नंबर 8004109989, 8004109989, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके निर्णय बैच से जुड़ सकते हैं। निर्णय बैच आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी इसका फाउंडेशन क्लास चल रहा है। एनसीईआरटी हिंदी की इस तरह से चल रही है, उसके बाद इंग्लिश वाली एनसीईआरटी आपको व्हाइट बोर्ड पे मिलने वाली है, और लास्ट में आपको सबका एक साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है, वो आपका टारगेट बैच होगा। तो आप इस तरह से देखते रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। आपके आसपास में बहुत सारे जीव होंगे, ये आप कोई नई बात नहीं है। जैसे एक किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनको आप आंखों की सहायता से नहीं देख पाते, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है, हाँ, कल मैं एक चीज़ भूल गया था। आप जानते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती। ठीक है, तो कल ये बात मैं बताना भूल गया था। सजीव निर्जीव कल पढ़े थे, तो यहाँ पे आप जान जाइए क्या होता है, वायरस होता है। हालांकि और बहुत सारे सूक्ष्म जीवों जैसे प्रियान है, ठीक है, लाइकेन है, माइक्रोप्लाज्मा है, इन सबको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में दिया गया, तो वहाँ आप सबको डिस्कस करेंगे, बस इसको जानते रहिए। ठीक है, तो कह रहा है बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक, लेकिन उन आपके आसपास में ही यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के, सूक्ष्म, बड़े, छोटे मोटे, अलग अलग प्रकार के जीव आपको दिखाई पड़ते हैं। अस्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों में बहुत बड़ी संख्या अथवा उनमें कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्रकार के जीव, पौधे, जंतु और जीव जो आप देखते हैं किसी एक जात यानी स्पीसीज का। जैसे मनुष्य की क्या है, एक जात है। गाय की क्या है, एक जात है। भैंस की क्या है, एक जात है। ठीक है, उसमें वेराइटीज अलग हो सकते हैं लेकिन जात एक ही है। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे आम की एक जात है, गुलाब की एक जात है। ठीक, तो हर एक चीज़ों की अपनी एक जात है, बस उसमें वैरायटी अलग हो सकती है। जैसे इसमें ह्यूमन बीइंग में वेराइटीज अलग हो जाती हैं। नेपाली हैं तो इकोलॉजी का कुछ इफेक्ट पड़ता है। आपने शायद टेट सी टेट वगैरह में पढ़ा होगा कि पर्यावरण हमारे ऊपर असर डालता है। पर्यावरण का असर हमारे मार्फोलॉजी पे भी पड़ता है। मैंने कल भी आपसे बताया था। हैबिट का असर किस पे पड़ता है, हैबिटाट पे पड़ता है, और हैबिटाट का असर किस पे पड़ता है, हैबिट पे पड़ता है। हम किस वासस्थान में रहते हैं उसका असर हमारे बॉडी पे देखने को मिलता है। उसी तरह के हमारे बॉडी स्ट्रक्चर हो जाते हैं, और जिस तरह के हमारे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो ये बताते हैं कि हम किस तरह के हैबिटाट में रहते होंगे। तो इकोलॉजी का हमारे ऊपर, इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर उस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो जो जीव जहाँ पे जिस तरह से रहते हैं उसका असर पड़ता है, लेकिन वो होते एक ही जात के हैं। ठीक है, यही याद रखना है कि वह होते एक ही जात के हैं। जैसे मनुष्य की क्या है, एक जात है। अब हो सकता है कोई नेपाली होगा तो छोटे कद का होगा, चपटी नाक होगी, ठीक है, उसकी मार्फोलॉजी अलग होगी। कोई इंडियन होगा तो उसकी मार्फोलॉजी अलग हो, मतलब रहेंगे मनुष्य, लगेंगे मनुष्य, लेकिन थोड़ा सा देखने में ऊपर से एक्सटर्नल फीचर जिसे हम कहते हैं, एक्सटर्नल फीचर थोड़ा सा अलग लगेगा। लेकिन एनाटॉमी पे जब जाएंगे, मार्फोलॉजी जिसे हम कह रहे हैं, तो एनाटॉमी पे जब जाएंगे तो एनाटॉमी सबकी सेम होगी। ठीक, उसी तरह से जिसकी जिसकी एनाटॉमी सेम मिलेगी उसे क्या कहेंगे, जात कहेंगे।
अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या, अभी तक जो जातियों की संख्या है लगभग कितनी है? 1.7 मिलियन, यानी 17 लाख से 18 लाख हो सकती है। कितना? 17 लाख से 18 लाख हो सकती है। ठीक है, अब मिलियन की बात आ गई तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एक छोटा सा टास्क हमने रखा है कि हम दिसंबर तक ना सिर्फ आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी का कोर्स कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का, बल्कि हमने ये भी टास्क रखा कि अगर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में आपके लिए टारगेट बैच, ये तो निर्णय बैच चलेगा, इसके साथ ही एक बैच और स्टार्ट किया जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके अपने स्टूडेंटों के लिए भी नीट की क्लासेस आ जाएंगी जनवरी से। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों से, बहनों से कह करके चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिए, आपके लिए सारी चीज़ें फ्री में चल रही और फ्री में चलती रहेंगी। ठीक है, हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण करना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए अथवा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता जाता है। अगर हम किसी नए आइलैंड पे जाएं, नए नए आइलैंड ढूंढते रहें, तो नए नए जीव भी वहाँ पे मिलने की संभावना बढ़ती जाती। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में, आपके घर के पास में कोई जीव होगा, कोई पौधा होगा, तो उसे हम वहाँ के लोकल नाम से जानते हैं, जो वहाँ का लोकल नाम होता है। अब लोकल नाम की समस्या क्या है कि एक क्षेत्र विशेष हो जाता है। ठीक है, जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाई वाले मिठाई सजा के रखे रहते हैं, तो आप जाते हैं, जो ओनर होता है वहाँ खड़ा रहता है, आप उससे कहते हैं भैया ये मिठाई कितने की है, तो वो उसका नाम बताता है, अच्छा एक कदम खीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो नाम क्यों बता रहा है? क्योंकि उसे नाम पता है, लेकिन हमें आपको नाम उसका नहीं पता, हम लोकल नाम से उसे जानते हैं। तो लोकल नाम में कुछ और नाम हो सकता है, उसका साइंटिफिक नाम कुछ और हो सकता है। तो जीवों को लोकल नाम में हम जानते हैं। अच्छा, लोकल नाम क्या है? जैसे हम मान लीजिए अवध के क्षेत्र में तो अवधी बोलते हैं, भोजपुरी के क्षेत्र में भोजपुरी बोलते हैं, ब्रज के क्षेत्र में ब्रज बोलते हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र की भाषा बोलेंगे। और जब उस क्षेत्र की भाषा बोलेंगे तो उसका असर कहाँ पे पड़ेगा? जीवों के ऊपर पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो जीवों को उसी नाम से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। मैंने कहा ना कि अगर हम अवध में है तो कुछ नाम लेंगे, ब्रज में है तो कुछ और नाम होगा। ठीक है, तो ये नाम बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती। सही बात है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा साधन ना हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? हम उसके बारे में पता ही नहीं कर पाएंगे। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी कि एक सब्जी वाला था, तो सब्जी वाले ने क्या काम किया कि मोहल्ले की जितनी भी लेडीज जाती थी सब्जी लेने, तो उन सबसे कभी नाम पूछा नहीं, किसी से किसी का नाम नहीं पूछा और सबका हिसाब बराबर लिखता था। अब ये सब टेंशन में आ गई कि आखिर हम लोगों का नाम कैसे बराबर लिखता है, और सबका हिसाब भी बराबर था, उधार ले लिए चाहे जो। तो बाद में क्या हुआ कि एक दिन गलती से उसकी कॉपी गिर गई और उस कॉपी पे जब देखा गया तो उस पर लिखा गया था मोटकी, पतरकी, करियई, मटकी। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक संकेत के नाम पे रख लिया था। ठीक है, हालांकि वो उन व्यक्तियों का नाम नहीं था, लेकिन उस संकेत के नाम पे रख लिया था। तो ऐसे हम नॉर्मली कोई चीज़ बोल देते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड करना है, पूरे विश्व में करना है, तो विश्व के स्तर पे कोई ना कोई एक पद्धत तो होनी चाहिए, जिस पद्धत के हिसाब से पूरे विश्व में हम किसी की चर्चा कर लें। नहीं तो इंडिकेशन से कब तक काम चलाएंगे? बात समझ में आ रही मेरी? चलिए, अब यहाँ पाते हैं, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धत कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम पद्धत कहते हैं। स्पष्टता नाम पद्धत तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना पहचानना कहते हैं। ठीक है, अब हम नाम से उस जीव को पहचानते हो कि इस नाम किस जीव का है और उस जीव को हम पहचानते हो। जैसे अगर हमसे कहा गया कि मैंगी फेराइंडिका, तो हम आम को पहचानते हो। अगर हमसे कहा जा रहा है पैंथरा टिग्रिस, तो हम टाइगर को पहचानते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस जीव का नाम बताया जाए उस जीव को हम पहले से पहचानते हो या उसे पहचान जाए कि ये यही जीव है जिसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। जितने मित्र हमारे यहाँ पे यूपी टेट या सुपर टेट देते हैं, उनसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि किस उम्र का बच्चा अपना नाम लेने पे प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है? यानी उसकी उम्र कितनी होती? 0 से 3 साल,
ठीक, 3 साल से 6 साल, ठीक, उसके बाद 2 साल से 5 साल। आपको इसमें से आंसर बताना है कि किस उम्र का बालक या बालिका जो भी है, किस उम्र का बच्चा अपना नाम लेने पे क्या करता है, संकेत देना स्टार्ट कर देता है, संकेत देने लगता है या अपने नाम को पहचानना शुरू कर देता है। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा जितने लोग टेट सुपर टेट देते हैं, किस उम्र का बालक अपना नाम लेने पे संकेत देना स्टार्ट कर देता है या अपना नाम लेने पे समझना शुरू कर देता है। उस 0 से 5 साल, 0 से 3 साल, 2 से 3 साल, ठीक, 2 से 5 साल। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप आंसर बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही है। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, आईसीबीएन कहा जाता है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गविद ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी आईसीजेडएन बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। लेकिन यह कौन निश्चित करता है? आईसीबीएन और आईसीजेडएन। यह प्रारूप किसके लिए होता है? जैव वैज्ञानिकों के लिए होता है, जीव वैज्ञानिकों के लिए होता है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। सभी लोग अपने हिसाब से उसको जानते हैं। इंग्लिश वाले अपने हिसाब से जानते हैं, हिंदी वाले अपने हिसाब से जानते हैं, उर्दू वाले अपने हिसाब से जानते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, ये सब अपने अपने नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी आप जीव वैज्ञानिक की बात करेंगे तो उन्हें उनको साइंटिफिक नेम से जानना होता है ताकि वो आपस में चर्चा कर सके। क्लियर हुआ? जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों का नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक वंश का नाम होता है और एक जात का नाम होता है। इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के घटक होते हैं उसे द्वि नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि नाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। किसने दिया था द्वि नाम पद्धति? तो द्वि नाम पद्धति को सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये दोनों तो आपके अंडरलाइन है, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यह नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, उनका जिसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंगीफेरा वंश का नाम है, जबकि इंडिका इसके विशिष्ट स्पीशीज अथवा जात का संकेत है। नाम पद्धति में अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नियम बताए गए हैं जो आपको जानना यहाँ पे जरूरी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो आप कहेंगे लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। और तिरछे अक्षरों के साथ लिखे जाते हैं। किससे? तिरछे अक्षर। लैटिन फॉन्ट आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में चेंज करेंगे, देखेंगे तिरछे अक्षर आएंगे, ठीक। इसके उद्भव चाहे किसी भी जगह से हुए हों, इनका लैटिनीकरण या लैटिन भाषा में व्युत्पत्ति समझा जाता है। जैविक नाम में पहला नाम वंश नाम होता है। जैविक नाम का पहला नाम क्या होता है? वंश का नाम होता है, जो जबकि दूसरा नाम किसका होता है? जात का नाम होता है, ठीक। जैविक नाम को जब हाथ पे लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, जब जैविक नाम को क्या करते हैं? हाथ से लिखते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग में, तो उसको क्या करते हैं? नीचे अलग अलग रेखांकित करते हैं, यानी अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन क्यों करते हैं? क्योंकि हम तिरछे लिख नहीं सकते, और जब तिरछे लिख नहीं सकते हैं तो उसे क्या करते हैं? वंश नाम को अलग और जाति नाम को क्या करते हैं? अलग अंडरलाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? वंश नाम को अलग और जाति नाम को अलग से अंडरलाइन कर देते हैं। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लैटिन उद्भव को दर्शाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर से होना चाहिए। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वो बड़े अक्षर से लिखा जाना स्टार्ट होता है, जबकि जात संकेत वाला छोटे अक्षर से लिखा जाना शुरू होता है। जैसे मैंगीफेरा के उदाहरण की हम लोग व्याख्या अगर करें तो यहाँ देखेंगे मैंगीफेरा और इसके आगे, एक मिनट, इंडिका,
तो जब हम जाते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब भी चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, महाद्वीप का नाम हो, किसी के नाम पर, जैसे इंडिका में इंडिया आई, तो ऐसे इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपको बताया जाता है कि देखो भाई, इंडिका में अगर इंडिया आ रही है तो इंडिया कैपिटल लिखी जाएगी। ठीक, जहाँ भी इंडिया आएगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लेकिन जब आप जीव वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो ए स्पीसीज का नाम हो गया इंडिका, और जैसे ही स्पीसीज का नाम हुआ ए स्मॉल आई से ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और मैंगीफेरा कह रहा है कि वन जीनस का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीसीज का नाम कहाँ से होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं जैसे कि उसे लैटिनीकरण के बारे में जानकारी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। जात संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखकों का नाम लिखे जाते हैं। ठीक, कह रहा है कहीं कहीं पे लेखकों के नाम लिखने की भी प्रथा है कि जैसे उनके दो नाम तो हो गए, एक जीनस का नाम और एक किसका हो गया, जात का नाम। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि उनके किसके नाम लिखे जाते हैं, जिसने ढूंढा था उसका भी नाम लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन का अर्थ यहाँ पे क्या है, कह रहा है इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था, यानी इंडिका नामक स्पीसीज का वर्णन किसने किया था, लीनियस ने किया था। तो वहाँ पे उनका शॉर्ट फॉर्म लिन लिख दिया गया है। यद्यप सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्तियां बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब क्या करना है ना कि अभी सारे जीव बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, अब इनको क्या करना, हमें समाहित करना। जैसे आपके घर में बहुत सारे सामान होते हैं, उन सामानों को आपने एक ही जगह पे फेंक रखा है, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो उसे ढूंढना शुरू करेंगे तो एक भी सामान आपको मिलेगा नहीं। 18 लाख प्रकार की जातियां हैं, उन जातियों को अगर समेटना शुरू करें तो कहाँ समेट पाएंगे, नाम तक याद नहीं कर पाएंगे 18 लाख का। तो क्या कहा गया, भैया देखो इन्हें समेटना स्टार्ट करो, इन्हें इकट्ठा करना शुरू करो, इनका वर्ग बनाओ। और वर्ग बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती, वर्गीकरण कहलाती। किसी चीज़ का समूह बनाना ही क्या कहलाता, वर्गीकरण कहलाता है। तो इन्हें वर्गीकरण प्रक्रिया में ढाल दी। वर्गीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता के दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। कह रहा है कि सुविधा के आधार पर जीवों को एक विशेष वर्ग में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम पौधों तथा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक बता दूं, वर्गीकरण से याद आया, आपके लिए जीआईसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे आपको आज कल की डेट में और संडे की डेट में आपको 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे संडे को, जो पूरी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन होगा। पूरी फिजियोलॉजी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के आपके मस्कुलर सिस्टम और उसके बाद क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबका मिला करके आपके पास कम से कम 500 क्वेश्चन होंगे। और एक पार्ट 500 क्वेश्चन का, फिर ट्यूसडे को एक पार्ट 500 क्वेश्चन का फिजियोलॉजी का है। इतना करने से मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले एग्जाम में जो आपका जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, जीआईसी वाले एग्जाम में आपको मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें से 15-16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद उसी तरह से आपको बायोटेक्नोलॉजी का पूरा मिल जाएगा, उसी तरह से आपको पूरे इसका क्या कहते हैं जो एनिमल किंगडम उसका मिल जाएगा, प्लांट किंगडम का, फैमिली का, सबका। और वो की पॉइंट होंगी, उन की पॉइंट को आपका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। तो आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी चीज़ों को वर्गीकृत कर देते हैं, और जब वर्गीकृत करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण कह रहे हैं। कह रहा है उदाहरण के तौर पे हम किसको देख रहे हैं, उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों, कुत्ता, बिल्ली और कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में जीव के गुण आ जाते हैं। कह रहे जीवों के कुछ गुण हमारे दिमाग में आने लगते हैं जिससे उनका इस वर्ग से संबंध होता है। अब जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है। स्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें क्या पता चल लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि हमें स्तनधारी कहना है तो हम ऐसे जंतुओं के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान हो, यानी कान पाए जाते हों और शरीर पर बाल पाए जाते हों। उसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनको उपयोग में हम पढ़ने
में करते हैं, जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं, इन वर्गों को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही आपको याद रखना है, इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली में टेक्सा कहा जाता है। ठीक, अभी यहाँ पे आपके लिए एक एक वस्तुएं हो सकती हैं, एक एक जीव हो सकता है, एक एक दाने हो सकते हैं, एक एक पौधा हो सकता है, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक पद्धति में क्या कहा जाता है? टेक्सा कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं। गलत मत करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं क्या है तो आप तुरंत कह देंगे टेक्सा है। चावल क्या है? टेक्सा है। ठीक है। जंतु क्या है? टेक्सा है। ये सभी अपने आप में क्या कहलाएंगे? टेक्सा कहलाएंगे। अभी ऐसे नॉर्मली तो आपके लिए एक पदार्थ है, चावल है, गेहूं है, चना, मटर, सरसों, इंसान, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है। ये आपके लिए एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक वस्तु, क्या कहते हैं, समान हो सकते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में इनके लिए आप किसका उपयोग करते हैं? टेक्सा शब्द का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, और पौधे में गेहूं भी एक टेक्सा है। ठीक, गेहूं भी एक टेक्सा है। उसी प्रकार जंतु भी टेक्सा है, तो स्तनधारी भी टेक्सा है, जबकि जंतु के अंदर स्तनधारी आएंगे। पक्षी भी टेक्सा है, चूंकि जंतु के अंतर आ रही। ठीक है। तो ये सभी टेक्सा है। कुत्ता भी एक टेक्सा है। ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? ठीक, इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा हो सकते हैं। चलिए, इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों में विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका, कहाँ पे कौन कौन से गुण हम देखेंगे, जैसे उसके प्रकार किस प्रकार के हैं, रचना कैसी है, कोशिका की रचना क्या है, विकासी प्रक्रम क्या है। ठीक है। जीवों की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक हैं, और ये आनुवंशिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। कह रहा है कि जीवों का वर्गीकरण किस पे हुआ? यूज एंड डिसयूज पे, यानी उपयोगी वस्तु और अनुपयोगी जीव। जो उपयोगी जीव थे उनका भी वर्गीकरण किया गया, जो अनुपयोगी थे उनका भी वर्गीकरण किया गया। ठीक है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक्स कहते हैं। कह रहा है काफी समय से मानव विभिन्न जीवों के काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या कहते हैं? जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचुरी चुना था। लिनियस की बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरी। याद रखिएगा, लिनियस की बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी है। यहीं से एक एक प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न आपको बहुत हल्के लग रहे हैं ना, यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूज करते हैं, चूंकि वहाँ मैच करने को दे देगा। अर्नस्ट मेयर दे देंगे, लिनियस दे देंगे, डार्विन दे देंगे, और उनकी बुक को कह देगा मिलाइए। तो जब ये छोटे छोटे हम मिलाते जाएंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे, तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे और लास्ट में चल के हमें बहुत लाभ देंगे। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया। किसका? विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग वर्ग की संवर्ग पढ़ेंगे। वर्ग की संवर्ग आपका थोड़ा सा बड़ा है, अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपके 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी और चीज़ें भी आपको उतनी स्पष्ट समझ में नहीं आएंगी। ये एनसीईआरटी की बुक है, बहुत देर तक इच्छा लगती नहीं इसमें पढ़ने में, तो आप आराम से इसको देखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर बुक मंगवाना चाहें तो बुक मंगवा लीजिए। आप अमेजन वगैरह से भी मंगवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्या कहते हैं, अगल बगल में अगर आपकी दुकान हो तो वहाँ से खरीद सकते हैं। आप अपने बाज़ार से खरीद सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक उनसे मांगेंगे तो मिल जाएगा। और अगर आप दुकान पर जाइए, कह दीजिए भैया 11th की एनसीईआरटी दे दीजिए, एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर डालिए एनसीईआरटी बुक क्लास 11th इन हिंदी।
आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री के ऐप हैं, आप आराम से बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अब इसकी ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और क्लास जैसे आगे बढ़ेगी उसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी। मैंने बताया कि आपको कि हिंदी की क्लास हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, इंग्लिश वाले की क्लास हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करने वाले हैं, चूँकि वहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हुए नोट्स के टाइप बनाते हुए चलेंगे। ठीक, और उसके बाद तीसरा जो हमारा पैटर्न है वो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास होगी। 3 पैटर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को जोड़िए ताकि क्लास आपकी बहुत बेहतर आगे बढ़ती हुई चली जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।